So we have completed heart rate, stroke volume and cardiac output under cardiovascular responses. तो इस वीडियो में हम बीपी, ब्लड फ्लो और ब्लड के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से ऑल्टर होते हैं जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जो होता है हमारा वो होता है 5 लीटर के अराउंड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो 20 to 30 लीटर्स तक चला जाता है और एलीट एथलीट्स में 35 to 40 लीटर्स तक चला जाता है। तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने के रीजन हमने पिछले वीडियो में देखे थे कि जो हार्ट रेट है वो ज्यादा हो जाता है और स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है। स्ट्रोक वॉल्यूम का रीजन था इंक्रीज प्रीलोड और जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अब जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा ब्लड हमारे वेसल्स में जा रहा है। तो अगर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को देखें, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब सिस्टोल के टाइम पे, मतलब जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब हमारी वेसल्स में कितना प्रेशर है। ठीक है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो वेसल्स में ब्लड प्रेशर होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि कार्डियक आउटपुट ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड अब वेसल्स में जा रहा है। अब ये एसबीपी ज्यादा होने की वजह से जो हमारे मसल्स है उनको सबस्ट्रेट जो है वो इजीली मिल पाएंगे। अगर हमारे ब्लड में ज्यादा प्रेशर होगा तो मसल्स के अराउंड ये जो आर्टेरियोल है यहाँ पे अगर ज्यादा प्रेशर से ब्लड जा रहा होगा तो इधर जो सबस्ट्रेट डिलीवरी होगी, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे मसल्स को चाहिए एनर्जी के लिए, वो यहाँ पे इजीली मिल पाएंगे। जो फ्लूइड है ब्लड में से वो टिश्यूज में इजीली जा पाएगा। ठीक है, तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो अब अगर हम बात करें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जब हमारा हार्ट डायस्टोल में होता है या फिर 2 कॉन्सेक्यूटिव कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो पीरियड होता है उस टाइम पे मिनिमम जो प्रेशर हमारे आर्टरीज में है वो कितना होता है, उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक में मैंने आपको बताया जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो कितना प्रेशर था, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है वो इंक्रीज्ड है, जिसकी वजह से जो हमारे इनएक्टिव ऑर्गन्स है वहां पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है ड्यू टू इंक्रीज्ड नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन लेवल्स। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अब वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन है, ज्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस मिल रहा है ब्लड को। अब दूसरी चीज जो हमारी मसल्स है, मसल्स में ब्लड फ्लो जा रहा है पूरा। ठीक है, तो मसल्स में एक्सरसाइज करते टाइम बहुत सारे जो सब्सटेंस है वो रिलीज होते हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, या फिर एटीपी यूज होते हैं उसमें। तो जो एडिनोसिन मॉलिक्यूल है ये कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो वेजोडाइलेशन कराते हैं हमारे मसल्स के अंदर। ठीक है, मसल्स के अंदर जो वेसल्स है उनके अंदर। तो ये जो वेसल्स है यहाँ पे वेजोडाइलेशन हो रही है, तो जिस वजह से जो डीबीपी है वो डिक्रीज हो सकता है। तो क्योंकि कुछ जगहों पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है और कुछ जगहों पे वेजो डायलेशन हो रही है, इसीलिए जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ठीक है, और अगर हम एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जो हमारा आरपी है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इट मे इंक्रीज लिटिल। ठीक है, और ये जो फिनोमेना है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स है यहाँ पे एक्सरसाइज के टाइम पे वेजो डायलेशन हो रही है, इसको हम बोलते हैं सिम्पैथोलाइसिस, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होना चाहिए, पर इस वेजो कंस्ट्रिक्शन को ब्लंट कर देते हैं ये कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर एडिनोसिन मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से वेजो डायलेशन होती है जो ब्लड वेसल्स है मसल्स के उनमें। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपैथोलाइसिस, मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ब्लंट कर देना। अब नेक्स्ट आता है मैप, मीन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, अब आपने एसबीपी देख लिया, डीबीपी देख लिया, मीन देखते हैं कितना होता है। तो अगर डीबीपी कांस्टेंट रह रहा है और जो एसबीपी है वो इंक्रीज हो रहा है तो नेट हमारा जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है डीबीपी प्लस 1/3 इंटू एसबीपी माइनस डीबीपी। तो जैसे कि यहाँ पे डीबीपी और एसबीपी दोनों आ रहे हैं तो दोनों का कंपोनेंट जुड़ेगा इसमें, तो नेट एसबीपी इंक्रीज होता है, डीबीपी कांस्टेंट रहता है, इसीलिए मैप भी थोड़ा इंक्रीज होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो लेकिन ये जो इंक्रीज है बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब नेक्स्ट एक टर्म आता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन अपटेक, मतलब एक्सरसाइज के टाइम हमारे हार्ट को कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको हम निकालते हैं थ्रू रेट प्रेशर प्रोडक्ट, जिसको हम आरपीपी बोलते हैं। तो रेट प्रेशर प्रोडक्ट होता है हार्ट रेट इनटू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ,
इस ग्राफ में एक अपर लिम्ब की एक्सरसाइज में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो है, और एक लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज में है। ठीक है, ये दोनों ही साइक्लिक अर्गोमीटर है, मतलब अपर लिम्ब से हम साइकिल चला रहे हैं और लोअर लिम्ब से हम साइकिल चला रहे हैं और एक्सरसाइज इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसका इनिशियल और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसका इनिशियल दोनों अपर लिम्ब में ज्यादा है और लोअर लिम्ब में कम है। तो इसका रीजन ये है कि जो हमारी अपर लिम्ब की मसल्स हैं वो एज कंपेयर टू लोअर लिम्ब छोटी हैं। जो वेसल्स है यहाँ पे वो भी डायमीटर में छोटी है, इसलिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है ब्लड फ्लो को वो ज्यादा है। इसीलिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है जब हम अपर लिम्ब को यूज करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। और अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस में हमको अपने ट्रंक को स्टेबलाइज भी करना होता है, तो इसलिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। इसीलिए जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा इंक्रीज होता है, या फिर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा रहता है अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन अपटेक है वो ज्यादा होगा अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस में। तो जो फटीग पेशेंट को मिलेगी या फिर जो हार्ट पे लोड आएगा वो ज्यादा आएगा अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस पे, अगर सेम इंटेंसिटी की एक्सरसाइज को हम कंपेयर कर रहे हैं अपर और लोअर लिम्ब में। सो वी हैव कंप्लीटेड ब्लड प्रेशर चेंजेस ऑल्सो। अब नेक्स्ट आता है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो पे जाने से पहले एक और चीज, जैसे कि हमने रेफरेंस वैल्यूज देखी थी स्ट्रोक वॉल्यूम में, हार्ट रेट में, कार्डियक आउटपुट में, कि एवरेज कितना रहता है और एक्सरसाइज के टाइम कितना बढ़ जाता है। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो आपको पता है 120/80 होता है नॉर्मली। ये नॉर्मली एक्सरसाइज करते टाइम 2 to 3 टाइम्स तक चला जाता है। और जब हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमको ब्रेथ होल्ड करना पड़ता है, जैसे कि अगर मैं बहुत ही हैवी स्क्वाट कर रहा हूं तो मेरे को अपना कोर ब्रेस करने के लिए ब्रेथ को होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, और इसी ब्रेथ होल्ड करने की वजह से जो मेरा इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो अब रेजिस्टेंस मिल रहा है मेरे हार्ट को वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो हार्ट को बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ब्लड को पुश करना पड़ रहा है। तो इसीलिए जब हम ब्रेथ होल्ड कर रहे हैं हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज में, तो जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दोनों ही 3 to 4 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज है नॉर्मली 120 to 80 आपको पता है। एक्सरसाइज के टाइम 2x तक चला जाएगा, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको हाइपरटेंसिव पेशेंट पे अगर आप एक्सरसाइज करा रहे हो तो। और एलीट एथलीट्स में जब ब्रेथ होल्डिंग के टाइम मैक्सिमल वर्कलोड पे है पेशेंट या फिर एथलीट, तो उसका जो ब्लड प्रेशर है 3 to 4 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकता है या ज्यादा भी इंक्रीज हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो का मतलब है कि जो हमारा ब्लड अलग अलग ऑर्गन्स में जा रहा है वो किस तरीके से चेंज हो जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो रेस्ट के टाइम पे हमने देखा था कि जो कार्डियक आउटपुट है वो 5 लीटर पर मिनट था। ठीक है, 5 लीटर पर मिनट है। अब यही जो ब्लड है ये अलग अलग ऑर्गन्स में जा रहा है हमारे बॉडी में। तो जो 5 लीटर है, 5 लीटर में से 20 to 25% जाता है हमारे गट को, और 20% जाता है हमारे किडनीज को या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम को, 4 to 5% जाता है हमारे हार्ट को, 15% जा रहा है हमारे ब्रेन को, और 4 to 5% जा रहा है हमारे स्किन को या फिर इंटेगुमेंटरी सिस्टम को, और जो 15 to 20% है वो जा रहा है हमारे मसल को। तो अगर हम यहाँ पे देखें 5 लीटर का 15 to 20% कितना होगा, तो वो ऑलमोस्ट अराउंड 0.75 होगा। अब एक्सरसाइज के टाइम मैंने आपको बताया था कार्डियक आउटपुट जो है वो 20 to 30 लीटर्स तक चला जाता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज के टाइम अगर कार्डियक आउटपुट मान लेते हैं 25 लीटर है, तो अब क्या होगा, ड्यू टू सिंपैथेटिक एक्टिविटी ये जो ऑर्गन्स है जहां पे अभी नीड नहीं है ब्लड की, यहाँ पे वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, वेजोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो भी ब्लड यहाँ पे जा रहा था वो सारा का सारा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मसल्स की तरफ को। ठीक है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे ब्लड फ्लो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, कि एक्सरसाइज के टाइम जहां पे नीड नहीं है ब्लड की वहां से ब्लड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इनटू मसल्स। तो अब स्टमक में हमने देखा था 20 to 25% तक ब्लड फ्लो रहता है। एक्सरसाइज के टाइम यहाँ पे 3 to 5% तक ब्लड रह जाता है। किडनीज में 2 to 4% तक ब्लड रह जाता है। और जो हमारा हार्ट है, हार्ट में चेंज नहीं होता ब्लड फ्लो, क्योंकि हार्ट कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है, तो यहाँ पे 4 to 5% तक ही ब्लड फ्लो जो है वो जाता रहेगा। ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है 3 to 4% तक। अब अगर हम बात करें स्किन की, तो स्किन में जो ब्लड फ्लो है वो वेरी करता है। अगर हम हॉट टेम्परेचर में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को, जो हमारी स्किन है वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा रखना पड़ता है ताकि हम थर्मो रेगुलेशन कर सकें थ्रू स्वेटिंग। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी ठंडी रह सके। इसीलिए जो हमारा स्किन है यहाँ पे 4 to 20% तक जो है वेरी कर सकता है ब्लड फ्लो। अब बात करें
मसल्स की, तो मसल्स में यहाँ पे हर जगह आपने देखा वेजोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो गई है। मसल्स में मैंने आपको बताया सिम्पैथोलाइसिस होता है, मतलब जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो इंक्रीज हो रखी है वो ब्लंट हो जाती है, वो कम हो जाती है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। वहां पे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से वहां पे कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि वेजोडाइलेटर्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। दूसरी चीज पीएच कम हो जाता है, एसिडिक पीएच वहां पे होता है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है, उसकी वजह से भी वेजोडाइलेशन होती है। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है हमारी वर्किंग मसल्स में, इसीलिए वेजोडाइलेशन होती है। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो और कम होने लगता है, क्योंकि हमारे टिश्यू ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, तो ये पार्शियल प्रेशर गिरने की वजह से भी वेजोडाइलेशन होती है। और कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर एडेनोसिन मॉलिक्यूल्स, इनकी वजह से भी यहाँ वेजोडाइलेशन होने की वजह से मैक्स टू मैक्स ब्लड यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 to 20% जो रेस्टिंग स्टेट में था, अब वहां से 80 to 85% तक ब्लड फ्लो यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, और अगर अब हम 25 लीटर का 80 to 85% देखें तो वो होगा ऑलमोस्ट 20 लीटर पर मिनट। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज करते टाइम अगर हमारा कार्डियक आउटपुट 25 लीटर पर मिनट है, तो हमारे मसल्स को 1 मिनट में 20 लीटर जो है ब्लड वो मिल रहा है, इतनी ज्यादा सप्लाई मिल रही है। तो एक्सरसाइज के टाइम पे ब्लड फ्लो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इनएक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, वहां से ब्लड फ्लो रीडिस्ट्रीब्यूट होता है टू एक्टिव मसल्स, जो वो मसल्स ग्रुप्स जो उस टाइम पे उस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कंपटीशन फॉर ब्लड सप्लाई। अब यहाँ पे आपने देखा सारे का सारा ब्लड चाहिए मसल को, लेकिन अगर कोई और ऑर्गन को भी ब्लड चाहिए तो यहाँ पे जो मसल है उसको अच्छे से ब्लड सप्लाई मिल नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक्सरसाइज से जस्ट पहले खाना खा लिया है, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस टाइम पे उस फूड को डाइजेस्ट कर रहा होगा, और यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई की नीड है वो ज्यादा होगी। और उसके तुरंत बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो या तो एक्सरसाइजिंग मसल को अच्छे से ब्लड नहीं मिल पाएगा, या फिर डाइजेशन के लिए हमारे स्टमक को अच्छे से ब्लड नहीं मिल पाएगा और फिर इनडाइजेशन होगी। सिमिलरली जो हमारी स्किन है, स्किन में मैंने आपको बताया कि हॉट टेम्परेचर में जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो स्किन को ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो इसके भी इफेक्ट पड़ सकते हैं हमारे मसल के ब्लड सप्लाई पे। अब एक और टर्म यहाँ पे आता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सरसाइज हाइपोटेंशन। अब जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं जो कि वेजोडाइलेशन करा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बीपी है वो ड्रॉप हो सकता है। तो एक्सरसाइज के बाद जब हम रेस्ट में आ गए हैं, तो एक्सरसाइज के बाद भी ये जो बीपी का ड्रॉप है ये मेंटेन रहता है कुछ घंटों तक। ठीक है, अब ये होता है ड्यू टू ये सारे जो मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस है वहां पे रिलीज हुए हैं, इनकी वजह से, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से, तो कुछ घंटों तक हमारा जो ओवरऑल ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज रहता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सरसाइज हाइपोटेंशन। तो इसीलिए एक्सरसाइज बेनिफिशियल हो सकती है हाइपरटेंसिव पेशेंट में। बस आपको एक्सरसाइज करते टाइम उनका जो ब्लड प्रेशर है उसको मॉनिटर करना है, और एक्सरसाइज के बाद ये जो फिनोमेना है इसकी वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर है कुछ घंटों तक कम रह सकता है। ठीक है, तो ये आपको टर्म पता होना चाहिए कि जो ब्लड प्रेशर है वो वापस अपने नॉर्मल लेवल्स में कुछ घंटों बाद आता है। एक्सरसाइज जब हम स्टॉप कर देते हैं तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। अब यहाँ पे एक और चीज, मैंने यहाँ पे ये कुछ परसेंटेजेस लिख रखे हैं, बहुत छोटे परसेंटेजेस, और यहाँ पे आप देख रहे हो ज्यादा परसेंटेजेस है, जैसे कि 20 to 25% और यहाँ सिर्फ 3 to 5% रह गया। तो अब आप बोलोगे कि जो एक्सरसाइज के टाइम तो बिल्कुल ही ब्लड नहीं जा रहा है हमारे इन ऑर्गन्स में, तो ये जो परसेंटेजेस हैं ये इस टाइम के हिसाब से लिखिए। ये 3 to 5% ऑफ 25 लीटर है, और ये 20 to 25% ऑफ 5 लीटर है, तो 25 लीटर का 3 to 5% भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो परसेंटेजेस है कम है, लेकिन मसल के पास बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ ब्लड जा रहा है जब कार्डियक आउटपुट 25 लीटर है, वो आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं लास्ट रिस्पॉन्स की तरफ, जो है ब्लड। ठीक है, ब्लड फ्लो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है उसमें खास ऐसे एज सच कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। जो कुछ चेंजेस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला चेंज है AVO2 डिफरेंस। AVO2 डिफरेंस का मतलब है आर्टीरियल वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस, कि आर्टरी में कितना ऑक्सीजन है और वेन्स में कितना ऑक्सीजन है, इसका डिफरेंस। मान लेते हैं रेस्ट में आर्टरीज में 20 लीटर ऑक्सीजन है पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, और वेन्स में
14 लीटर ऑफ ऑक्सीजन है पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो इसका मतलब ये जो मसल फाइबर है, ये जो टिश्यू है यहाँ पे जहाँ पे ब्लड सप्लाई जा रही है, यहाँ पे कैपिलरीज है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऑक्सीजन जो है इन टिश्यूज को चली गई, ठीक है, जो कि इनकी नीड थी। तो अगर यहाँ 20 है, यहाँ 14 है, तो यहाँ क्या जो हमारा मसल टिश्यू है वहां पे 6 लीटर तक ऑक्सीजन जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गई, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन। तो नॉर्मली जो हमारा AvO2 डिफरेंस होता है वो 6 लीटर के अराउंड होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो O2 डिमांड है मसल फाइबर की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो वर्किंग मसल्स है उधर O2 डिमांड बढ़ जाती है, इसीलिए ये जो AvO2 डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मान लेते हैं अगर 20 लीटर यहाँ पे जो आर्टरी है यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल था, और अब जो वीनस लेवल है यहाँ पे ये 4 to 5 लीटर तक ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है। और जो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन होगी यहाँ पे वो मैक्स टू मैक्स होगी, क्योंकि अब चाहिए हमारे मसल फाइबर को ऑक्सीजन, ठीक है। अब सेकंड आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा की जो वॉल्यूम है जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो सडनली ड्रॉप करती है, ठीक है। तो प्लाज्मा की वॉल्यूम ड्रॉप क्यों करती है उसके लिए आपको कुछ चीजों का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे आर्टीरियल है, यहाँ पे वेन्यूल है, बीच में कैपिलरीज है, ठीक है। और ये हमारा टिश्यू है और बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो ये जो कैपिलरीज है हमारी, इनमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। तो जब ब्लड आता है यहाँ पे एक प्रेशर के साथ, तो इन पोर्स से कुछ फ्लूइड बाहर निकलने को लगता है, ठीक है। तो क्योंकि कार्डियक आउटपुट ज्यादा था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा था, तो ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे वो भी ज्यादा लगता है, और इस प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि ब्लड की वजह से लग रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा फ्लूइड है वो बाहर आने को लगेगा, जिसकी वजह से जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी। अब इस प्लाज्मा वॉल्यूम को मेंटेन कौन कर रहा है यहाँ पे? यहाँ हमारे वेसल्स के अंदर कुछ प्रोटीन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, जैसे कि एल्बुमिन। तो ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एक प्रेशर जनरेट करते हैं, जिससे कि जो वाटर है वापस से वेसल्स के अंदर आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑन कॉर्टिक प्रेशर, ठीक है। और ऑन कॉर्टिक प्रेशर इस प्रेशर को मेंटेन करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। तो इनिशियली जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इंटेंसिटी बढ़ाते हैं एक्सरसाइज की, तो एकदम से कार्डियक आउटपुट ज्यादा बढ़ता है, एकदम से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एकदम से ज्यादा बढ़ता है, और जो ऑनकॉर्टिक प्रेशर है उसको बैलेंस नहीं कर पाता, और प्लाज्मा वॉल्यूम इनिशियली ज्यादा ड्रॉप होती है। और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो इसका जो ड्रॉप है वो कम होता जाता है, ठीक है। और अगर हम हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ट्रेन कर रहे हैं तो, और साथ के साथ स्वेटिंग भी हो रही है, तो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम वैसे ही और कम होता जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम है वो कम होती जा रही है, ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड स्वेटिंग। तो अब क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो रही है, ब्लड के जो बाकी कंपोनेंट है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्रोटीन्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हीम कंसंट्रेशन। मतलब जो आरबीसी पर यूनिट ब्लड है वो इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। अब आरबीसी पर यूनिट ब्लड अगर इंक्रीज होंगे तो जो हीमोग्लोबिन पर यूनिट ब्लड है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि अब जो हमारा ब्लड है वो कंसंट्रेट हो चुका है, अब हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा इजीली अवेलेबल है, जो जहां जहां पे भी ब्लड जाएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगी, ठीक है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने की वजह से हीम कंसंट्रेशन होगा, मतलब जो आरबीसी है वो कंसंट्रेट होंगे, आरबीसी अगर कंसंट्रेट होंगे तो जो हीमोग्लोबिन है वो भी कंसंट्रेट होगा, और ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो अब ट्रेवल कर पाएगी मसल्स के पास। अब लास्ट चीज देख लेते हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट। तो हमने यहाँ पे बहुत बार बोला कि हम अगर हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ट्रेन कर रहे हैं तो क्या क्या चेंजेस होंगे। तो हमने देखा कि प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो रही है, जो स्किन में ब्लड सप्लाई वो अल्टर हो सकती है। तो यही सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं जो हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में कॉन्स्टेंटली ट्रेन करने से होते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर ड्रिफ्ट, ठीक है। तो पहली चीज हमने देखी कि प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा तो जो हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो भी टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा, ठीक है। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा। ये टाइम है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में परसेंटेज ऑफ 10 मिनट वैल्यू, कि 10 मिनट में कितनी वैल्यू थी और टाइम के साथ साथ वो कितनी होती जा रही है। तो टाइम के साथ साथ वो जो भी 10 मिनट में वैल्यू थी उससे कम कम होती जा रही है। अगर हम बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम की, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो अब स्किन है, स्किन के पास ब्लड सप्लाई ज्यादा जा रही है कूलिंग करने के लिए, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन के लिए। अगर हम हॉट एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एक तो ज्यादा ब्लड सप्लाई चला गया स्किन के पास,
दूसरा स्वेटिंग से जो है प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गई है, तो अब जो प्रीलोड होगा, जो हार्ट के पास ब्लड आ रहा है, जो वीनस रिटर्न आ रहा है वो कम होगा। अब हार्ट के पास अगर प्रीलोड कम आएगा तो जो अब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके स्ट्रोक वॉल्यूम देगा वो भी कम होगी, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होती जाएगी। अगर हम हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ट्रेन कर रहे हैं तो इसी स्ट्रोक वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए जो मेरा हार्ट रेट है उसको इंक्रीज रहना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा जो हार्ट रेट है वो टाइम के साथ इंक्रीज होगा ताकि जो मेरा कार्डियक आउटपुट है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता, वो मेंटेन रहता है क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और प्लाज्मा वॉल्यूम भी इनिशियली डिक्रीज होता है, फिर मेंटेन होने लग जाता है। और अगर स्वेटिंग हो रही है तो प्लाज्मा वॉल्यूम और डिक्रीज होने लगता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन।